नमस्कार 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 दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल रात जब मुकाबले हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड का राउंड 8 भारत के लिए बहुत ही खास था। पुरुष वर्ग में तो हमारी टीम ने एक तरफा अंदाज में ईरान को पराजित कर दिया, लेकिन महिला वर्ग में हमें बहुत ही अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंत तक भारत हार नहीं रहा था। तो आइए एनालिसिस करते हैं 8वें दिन का। और अब 3 राउंड बाकी हैं इसके बाद, और एक्चुअली में कहें तो असल मुकाबले अब शुरू होते हैं। नर्व्स पे कितना आप कंट्रोल कर पाते हैं, खुद पर कितना नियंत्रण कर पाते हैं, भावनाओं पर कितना नियंत्रण कर पाते हैं, अब से वो कहानी शुरू होती है। क्योंकि अब के बाद हर एक मैच मेडल जो है उसकी कहानी लिख सकता है या मेडल को छीन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे मेन सेक्शन में। भारतीय टीम ने जैसे कहर ढा दिया यहाँ पर ईरान के ऊपर। 8वां राउंड था और ईरान वो टीम है जो बहुत बेहतरीन खेलते हुए ऊपर तक आई थी। और हालांकि मैंने, आपको याद हो, मैंने 2 दिन पहले ही कहा था कि ईरान का असली टेस्ट अब शुरू होता है। और पहला जो टेस्ट था, असली टेस्ट, उसमें ईरान भारत के सामने बिल्कुल फंसा हुआ नजर आया। सबसे पहले बात करते हैं पहले बोर्ड की। डी गुकेश जो कि बेहद शानदार लय में चल रहे हैं, बेहतरीन खेल रहे हैं, उनके सामने यहाँ पर खेल रहे थे परहम मकसूदलू। परहम, आपको याद होगा कि परहम ने लिम से पिछला राउंड ड्रॉ किया। उसके पहले परहम ने जो है मैग्नस कार्लसन से ड्रॉ किया। तो परहम अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। ये पोजीशन है बोर्ड पर जिसपे गुकेश ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे, और गुकेश ने यहाँ पर क्वीन E6 खेला। आइडिया था अभी बिशप पर अटैक है, नाइट अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है। क्योंकि ये गेम में अगर थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ इस तरीके से हुआ था कि ये पोजीशन थी और परहम ने यहाँ पर नाइट जंप किया। गुकेश ने बिशप E4, नाइट B6 एक्सचेंज हुआ, उसका नाइट B7 मरता है, क्वीन D7। तो नाइट थोड़ा सा फंसा हुआ था और गुकेश के पीसेस बहुत अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा सा एडवांटेज था। तो ये पोजीशन आई जहाँ पे क्वीन E6, क्वीन E5। यहाँ पर गुकेश के पास 34 मिनट था इस पोजीशन पे। बट गुकेश ने जब चाल चली तो गुकेश के पास सिर्फ 10 मिनट बचा था। नाइट G4 खेला। यहाँ पर ये वेरिएशन की चर्चा हर ओर हो रही थी कि गुकेश का पोजीशन तो बहुत बेटर है, ये मार लेते हैं। पर एक बार फिर से उनको डबल नाइट अगेंस्ट रुक वाला सेटअप जो है वो खेलना पड़ेगा। बट गुकेश सेटिस्फाई नहीं थे इस सेटअप से। गुकेश नाइट G4 जाते हैं और एक्चुअली में वो बिशप G7 का आमंत्रण दे रहे थे। बट इस पे थोड़े से कॉम्प्लिकेशन थे और इसीलिए शायद नाइट D3 जैसा चेक आ रहा था यहाँ पर। अब आप पॉन से अगर मारते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर सिंपल रुक इंटू D6 आ रहा है। और अगर आप रुक से मारते हैं यहाँ पर तो नाइट E3। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की पोजीशन आ रही थी। क्वीन E3, फिर किंग G7, क्वीन E6 एक्सचेंज। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन जो है, एक्स्ट्रा मतलब ये पॉन इसमें जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर वाइट के पास, और आपको फाइट करना पड़ेगा। खैर एनीवे, तो इसको अवॉइड किया परहम ने खेला यहाँ पर इस पोजीशन पे। परहम ने खेल दिया रुक D1, नाइट E7 पीछे आता है विद आइडिया ऑफ नाइट F5। और यहाँ पर अब बिशप G7 जो है मारना ऑलमोस्ट फोर्स था। बिशप G7, नाइट F5, क्वीन F4, यहाँ पर नाइट G7, और इन्होंने खेला रुक B6। अब ये पोजीशन आया जहाँ पर आप देखिए परहम के पास 2 पास्ट पॉन, लेकिन गुकेश के पास यहाँ पर आप देखिए कि एक एक्स्ट्रा पीस आपको बोर्ड पे गुकेश के पास नज़र आ रहा है। तो गुकेश डेफिनेटली कुछ करना चाह रहे थे किंग साइड पर, तो गुकेश ने यहाँ पर F5 खेला। परहम खेलते हैं H3, गुकेश आते हैं नाइट E5। और ये वो मोमेंट था जहाँ पे परहम ने बड़ा ब्लंडर कर दिया। यहाँ पर वो A4 खेल सकते थे और गुकेश भी नाइट G6 खेलते। गेम कॉम्प्लिकेटेड है, F4 आ सकता है, किंग पे थोड़ा अटैक है, पीस अप है गुकेश, लेकिन यहाँ पे भी 2 पॉन है, कॉम्प्लिकेटेड गेम में भी चलता। बट परहम ने यहाँ पे नाइट C4 खेल दिया और मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि उन्होंने मिस क्या किया, क्योंकि क्वीन C4 आ गया। नाउ रुक D8, रुक D8, क्वीन E5। और शायद उनको लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है और यहाँ पर मेटिंग नेट्स आ जाएंगे और उनके पास एक्स्ट्रा पॉन तो है ही। लेकिन ये जो एक्सचेंजेस हुए इसमें नुकसान ये हो गया कि डायरेक्ट रुक D1 आया और अभी यहाँ पे मेट नहीं हो रही कुछ। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी खेलें इस पोजीशन में, मतलब कि रुक से चेक वगैरह भी, और किंग एक बार H7 आता है तो चेक ही नहीं आ रही। और यहाँ पे आप मतलब मेट लगा के चलिए, बैठ बैठ ही नहीं सकते मेट लगा के, आप क्या करेंगे इस पोजीशन में। तो एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या मिस हुआ, लेकिन इसके बाद जो है गेम में परहम को गुकेश ने नहीं छोड़ा। राजा की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, यहाँ पे परहम ने रिजाइन कर दिया 34 चालों में। गुकेश एक और जीत, इस जीत के साथ गुकेश ऑलमोस्ट 2785 पहुंच गए हैं, 2785 पहुंच रहे हैं। मतलब ना सिर्फ अर्जुन बल्कि गुकेश भी जो है वो 2800 के करीब धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं।
इनक्रेडिबल। और इसके बाद था बोर्ड नंबर 2, प्राग। खराब तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वो अपने बेस्ट शेप में नहीं है, ये तो तय है इस टूर्नामेंट में। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राग प्राग का अगर टूर्नामेंट भी देखें, अभी तक जो टूर्नामेंट गया है प्राग का, उन्होंने पहले 2 मुकाबले जीते थे और उसके बाद ये लगातार उनका 5वां मुकाबला ड्रॉ था। हालांकि उनके अपोनेंट कोई कमज़ोर अपोनेंट नहीं थे, अलेक्सी सराना से ड्रॉ खेला है उन्होंने, मतलब अबासो निजत से, पीटर लेको से, यू यांगी, मतलब तबा तबाई, उनको कोई प्लेयर ऐसा वीक नहीं मिला, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर 2700 के आसपास। लेकिन स्टिल प्राग शायद इससे बेहतर जो है वो करने की क्षमता रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आखिरी के 3 राउंड जो है वो प्रज्ञानंदा के नाम हों, क्योंकि प्रज्ञानंदा का फॉर्म में और थोड़ा सा और बेहतर करना, एक आध जीत अगले 3 राउंड में अगर प्राग लेके आते हैं इंपॉर्टेंट राउंड्स में, भारत के लिए बहुत काम आ सकती है। खैर अभी भी वो जो कर रहे हैं वो पॉइंट नहीं जाने देना अपने आप में बड़ी बात होती है ओलंपियाड में, और उन्होंने किसी भी टीम को मौका नहीं दिया है कि वो उनके खिलाफ जो है पूरा अंक बना सके, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और यही बड़े खिलाड़ी की निशानी है कि वो खराब भी खेलता है तो वो इतना खराब नहीं खेलता कि टीम का बहुत नुकसान हो, किसी का भी नुकसान हो। वो खराब भी खेलेगा तो ड्रॉ ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये पोजीशन थी, यहाँ पे थोड़े खराब लग रहे थे प्रज्ञानंदा, क्योंकि प्रेशर था, ये पीसेस काफ़ी एक्टिव थे और वाइट के पीसेस कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे अगर ब्लैक C6 खेल देता तो आई थिंक थोड़ा प्रेशर रहता। उन्होंने यहाँ पे रुक D4 खेला, तो गुकेश सॉरी पाक को यहाँ पे रुक C4 लाने का मौका मिला, उन्होंने वापस रुक D1 गए, रुक D1 एक्सचेंज हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पर तबा तबाई ने ये पोजीशन पे उनको शायद समझ में आया कि अब कुछ नहीं रह गया, तो एक्चुअली में अगर वो C6 करते, थोड़ा और प्रेशर मोहरों को बचा के रखते, तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इन फ्यूचर F4 वगैरह भी आ रहा था। बट एनीवे अच्छी बात ये हुई कि इस पोजीशन पे आने के बाद उनको रियलाइज़ हो गया कि अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर उन्होंने चेक चेक दे के, तबा तबाई ने चेक चेक दे के ड्रॉ किया, पर प्रज्ञानंदन ने नहीं। सो दिस वॉज आई थिंक अ गुड वन। अब बात करते हैं यहाँ पर अर्जुन इरगैसी के मैच की। अर्जुन ने इस टूर्नामेंट में 7वीं जीत दर्ज की है। अर्जुन फिलहाल 8 राउंड के बाद 7.5 अंक बना करके खेल रहे हैं। लाइव रेटिंग की आप बात करोगे तो अर्जुन जो है लाइव रेटिंग में अभी पहुंच गए हैं 2793, ऑलमोस्ट 7 अंक बचे हैं, 3 राउंड बचे हैं। बहुत संभव है कि अर्जुन जिस तरह से खेल रहे हैं, हो सकता है कि अर्जुन जो है आप 2800 बन के इस ओलंपियाड से बाहर आएँ, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जो कि भारतीय खिलाड़ियों में आज तक सिर्फ एक ही इंसान हासिल कर पाया है, हमारे 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद जी। और पूरी दुनिया में भी बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, 10 खिलाड़ियों के आसपास की लिस्ट है जिन्होंने आज तक हिस्ट्री में 2800 क्रॉस किया है। तो बड़ी चीज़ थी, ये पोजीशन थी। यहाँ पर दानेश्वर बरदिया से मैच चल रहा था अर्जुन का। अर्जुन प्रेशर डाल रहे थे, अर्जुन का नाइट D4 पर आ गया था, और ये एक्चुअली में इसके पहले का मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने बिशप G4 खेला और नाइट E2 का एक आइडिया आ रहा है। यहाँ पर दानेश्वर, एक और थ्रेट भी है यहाँ पर, और वो है बिशप H4। एक्चुअली वो थ्रेट इसके पहले भी एक्टिव थी जब इन्होंने मारा, बट यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सचेंज जो है फोर्स आया, ये पोजीशन आ रही है। जैसे अब नाइट D5 के साथ ही ये वाली थ्रेट जो है वो एक्टिव हो गई कि हम ये नाइट को मार के डैमेज कर सकते हैं। कौन से मारा? बिशप G4, नाइट E2 का थ्रेट। इन्होंने ना बिशप E3 खेला, शायद उनके दिमाग में ऐसा था कि ये चेक देते हैं अगर, सो टेक टेक रुक इधर, अभी आप बिशप G4 पीछे लेते हो, फिर क्वीन E5 आ रहा, कंपनसेशन तो है यहाँ पर वाइट के पास थोड़ा सा। बट वो यहाँ पे बिल्कुल भूल गए कि अर्जुन को अब नाइट E2 की ज़रूरत ही नहीं है। अर्जुन ने यहाँ पर बिशप H4 मार दिया, जैसे G H4 आता है अर्जुन ने F5 खेल दिया, और इसके बाद पोजीशन अर्जुन का बहुत ज़्यादा फेवर कर रही थी। अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो, नहीं करते हैं तो, यहाँ पर बिशप D4, CD4 आया, क्वीन C5 आए, तो अर्जुन ने F4 कर दिया। इवन वो अलाउ कर रहे थे कि आप मार लो अगर आपको A7 मार, क्योंकि F3 बहुत ही डेंजरस हो रहा था। तो रुक F2, B6 किया, क्वीन B4 हुआ, यहाँ पर F3 आ गए, बिशप, पूरे पीसेस खराब हो गए थे, ना ये काम कर रहा था, ना ये काम कर रहा था, ना ये, क्वीन भी अलग पड़ा था और राजा अलग से कमज़ोर हो गया था। तो अर्जुन ने इसके बाद क्वीन की एंट्री की जगह बनाई अपने, इन्होंने किंग को हटाया, सो अर्जुन रुक लेकर के आ गए। यहाँ पर H3 किया, बट रुक C8 खेला एक चाल अर्जुन ने, शायद कुछ सोच रहे थे, वो रुक C5 अलाउ नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही क्वीन वापस गया D2, उनको रियलाइज़ हो गया कि अभी रुक C1 आ सकता है। जैसे ही रुक C1 आया, उन्होंने रुक F5 पे ले आए रुक, और इसके बाद ये चेक बहुत ही डेडली आ रही थी। क्वीन आया यहाँ पर B4, तो एक बार जगह बना ली राजा के लिए, और जैसे ही आया रुक C2, यहाँ पर अर्जुन ने जो है वो F2 का जो है वो थ्रेट एक्टिवेट कर दिया, वही रुक G1 वाली जो थ्रेट थी वो एक्टिवेट हो गई वहाँ पर।
एंड रुक C7 आया, बट तब तक देर हो गई थी। अर्जुन ने दिया रुक G1 चेक, इन्होंने खेला किंग H2, अर्जुन ने रुक F1 मार लिया। अब आप मार लीजिए, क्वीन मारा, बट आफ्टर रुक C1 अभी नेक्स्ट मूव में क्वीन बन रहा है। इन्होंने खेला रुक D6, बट इसको चलते साथ ही उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे F1 क्वीन बन रहा है और वो मेट हो जाएगी बहुत जल्दी वहाँ पे। तो अर्जुन मतलब बिल्कुल क्लासिक खेले, कोई मौका कहीं से दिया नहीं। एक और बेहतरीन गेम खेला विदित गुजराती ने। विदित ने वाइट पीसेस से वाकई कहर ढाया इस मुकाबले में। ये पोजीशन थी, नजरफ सिसिलियन हुआ था, उनके सामने थे दानी पाउआ, और अच्छे प्लेयर रहे हैं ये, काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करते रहे पूरे टूर्नामेंट में भी। आप देखोगे तो अच्छा खेलते आए हैं, एक भी मैच नहीं हारे थे अभी तक, और लगातार जीतते हुए आ रहे थे या ड्रॉ करते हुए आ रहे थे। उनको विदित ने जो है, विदित का परफॉर्मेंस अगर अपन इस टूर्नामेंट में अभी तक देखें तो देखिए विदित ने जो है इस टूर्नामेंट में 3 4 5 जीतें हासिल की हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। तो विदित का प्रदर्शन भी इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अगर आप बात करोगे लाइव रैंकिंग की, तो उसमें भी विदित ने पहले के मुकाबले जो है काफ़ी सुधार किया है। विदित जो है अब वर्ल्ड टॉप 20 के अंदर 19वें स्थान पे आ गए हैं, 2730 नहीं 20वें स्थान पे आ गए हैं 2730 रेटिंग के साथ। तो ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है कि भारत के सभी खिलाड़ी जो है वो रैंकिंग में बेहतर कर रहे हैं, और उसका रिफ्लेक्शन आप खुद देख सकते हो कि टीम देख रही है। यहाँ पर जो सही चाल थी, यहाँ पर इनको H6 करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ईरानी ने जो है रुक C8 खेला और विदित को H6 मिल गया। आफ्टर G6 पूरे डार्क स्क्वायर जो है वो कमज़ोर हो चुके थे। विदित ने यहाँ पर क्वीन D2 खेला, और इनडायरेक्टली उनकी नज़र इधर भी है और डार्क स्क्वायर पर भी आगे इन फ्यूचर है। अपोनेंट नाइट F6 आते हैं, विदित आते हैं रुक H1, और यहाँ पर ब्लंडर किया एक ईरानी ने, रुक C7 लिया। सडनली क्वीन जो है वो ऐसा लगने लगा कि ये तो पिन हो जाएगा, सॉरी ये तो ट्रैप हो जाएगा। तो विदित ने गुड मूव खेला A3। अभी आप मार नहीं सकते, क्वीन मर जाएगा, तो उन्होंने नाइट को पीछे खींचा, जगह बनाई, पर विदित ने जो और भी जो घर थे वो भी बंद कर दिया यहाँ पर। और अब ये जो E5 का घर था वो भी बंद कर दिया, और उनका आइडिया मतलब जरूरत पड़ने पे क्वीन H8 तक जा सकता था, लेकिन इसके बाद इनको खेलना पड़ा E5, विदित ने खेला AB4, क्वीन यहाँ पे बिशप E4 मारना पड़ा, रुक E4, ताकि इस तरीके से क्वीन को बचाया जा सके, लेकिन काफ़ी डैमेज हो गया था। ये पोजीशन पे बहुत सारी चालें थी, ये रुक वापस आ रहा था, ये रुक इधर जा रहा था, क्वीन E1 खेला जा सकता था। विदित ने क्वीन D3 चुना, नाइट F6, रुक वापस, पीस मिला, लेकिन पोजीशन पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। और इसके बाद विदित जो है वो, आप देखिए तीनों पॉन इनविंसिबल लग रहे हैं, किंग बिल्कुल ट्रैप है, ये पॉन भी मर रहा है, यहाँ 3 पॉन जो खड़े हुए हैं। इन द एंड कुछ इस तरह की पोजीशन आई, ये नाइट भी एक्सचेंज हुआ, एंड एक बढ़िया एंड गेम विदित ने जो है वो विन करके निकाल लिया बिना किसी परेशानी के। सिर्फ 40 चाल में विदित जो है वो जीत गए। पूरी की पूरी भारतीय टीम ही बहुत जल्दी जीत गई थी। 10:30 बजे, रात 10:30 के पहले ही भारत के चारों मैच हो गए थे, और ईरान को भारत ने 3.5 आधे से पराया, एक तरफा। इसके बाद थोड़ा पेनफुल सेक्शन शुरू होता है, जहां पर भारत के लिए हम कहें कि बहुत अच्छा नहीं हुआ। भारत डिजर्व करता था, मतलब हारने के लायक तो टीम नहीं थी। पोलैंड से 2-2 हो ही रहा था, 2-2 तो लास्ट तक ही हो रहा था, और जीत भी सकती थी अगर ये हरिका का पोजीशन। हरिका ऑफ कलर तो है इस टूर्नामेंट में। हरिका आप देखिए, हरिका जो है पूरे टूर्नामेंट में कभी साल भर में इतने मैचेस नहीं हारती हरिका, जितने हरिका जो है इस पूरे टूर्नामेंट में हार गई हैं। 4 मैच हरिका जो है, नहीं यहाँ पर देखें 3 मैच हरिका हार गई इस टूर्नामेंट में, और उन्होंने यहाँ पर 2 जीत उनके खाते में आई है, 3 मैच वो हारी हैं, 2 ड्रॉ। ऐसा होता नहीं है हरिका के साथ कि हरिका इतने मैच, मतलब मैं बोल रहा हूँ 6 महीने भी नहीं हारती हरिका इतने मैच। हरिका के अधिकतर मैच ड्रॉ होते हैं या हरिका जीतती है। यहाँ पर ये पोजीशन थी जहाँ पर हरिका का मूव था। यहाँ पर ऑलरेडी वो ट्रबल में थी, क्योंकि वो 1 पॉइंट डाउन थी, और उनका ये पॉन कभी भी जा सकता था। यहाँ पर एक ही तरीका था कि या तो ये वाला पॉन मर जाए आपका, और रुक एक्सचेंज हो जाए, सेंटर का पॉन मर जाए, रुक एक्सचेंज हो जाए, तो ये रॉन्ग कॉर्नर है, यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा ये, अगर किंग टाइम पे पहुंच गया तो। लेकिन ये पॉन आगे आ गया था, तो ये पहले एक ही पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी टर्न अराउंड ले रही थी, और ये मूव था हरिका के पास 2 मिनट बचा था। यहाँ पे गुड मूव था नाइट E3। अब इससे क्या हो रहा था, रुक को आपको बचाना पड़ता, देन आता नाइट C4। अब अगर आप बिशप हटाते हो तो यहाँ पे गुड मूव था नाइट इंटू A5। बिशप A5 अगर आपने मारा तो आफ्टर रुक E4, ये फाइटिंग ड्रॉ है, बट ये ड्रॉ होता है। और हाँ, अगर वो जब आप ये मार रहे हैं और वो आपको चेक देने लग जाए तो किंग F6, और यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है पॉसिबल, ये ड्रॉ हो जाता। ये लास्ट चांस मिला था, बहुत फाइट की हरिका ने, बट
ये उन्होंने मिस किया और उसके बाद ये हुआ नहीं गेम में, G3 चल दिया उन्होंने और उसके बाद ये पॉन बहुत डेंजरस हो गया और रिजाइन करना पड़ा थोड़ी देर में यहाँ पर हरिका को। यहाँ पे जैसी क्वीन बना उन्होंने रिजाइन कर दिया। देन कुछ था नहीं गेम में बाकी। तो हाँ, ये पॉन भी मर गया होता तो अलग बात होती, लेकिन वो पॉन भी बच गया। अगर वो पॉन नहीं होता तो अलग बात होती, तो वो भी ड्रॉ हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। दूसरा मैच वैशाली का बहुत शॉकिंग था। वैशाली ठीक खेल रही थी, ये पोजीशन थी और वैशाली के पास 7 मिनट था। वैशाली रुक C7 जाके रुक यहाँ पे बैठ सकती थी, यही पॉन थोड़ा सा क्रूशल हो रहा था और कुछ नहीं था गेम में। तो अगर वो यहाँ पे रुक खेलती, यहाँ पे मेट लगी है तो क्वीन F6 मेन मूव है एंड देन रुक D2 और ये ड्रॉ है। ये ड्रॉ है, ये पॉन थोड़ी देर में मर जाएगा, ये पोजीशन ड्रॉ है। उन्होंने क्वीन D6 खेला, क्वीन से पकड़ा पॉन को एंड देन क्वीन F6 रुक आया, रुक पीछे हटना पड़ा आपको और यहाँ पर ये एक्सचेंज किया। अच्छा ये भी ड्रॉ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलती की। पहली बात तो रुक C5 जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस पोजीशन पे उनको किंग इंप्रूव करना है। अगर किंग इंप्रूव होकर पॉन के पास पहुंच गया, ये ड्रॉ है। इवन ये पॉन मरने के बाद भी वो ड्रॉ है, लेकिन शायद उनके दिमाग में कुछ, चाहे जीत की संभावना जो भी चल रही हो, उन्होंने यहाँ पे कुछ गलतियाँ की और किंग बिल्कुल दूर हो गया पॉन से और वो अप थ्रेट आ रहा था D2 और रुक C1। मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि वैशाली बिल्कुल अपने स्तर के अनुरूप नहीं खेली ये पोजीशन आने के बाद। अदरवाइज़ ये वैशाली के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इस मैच को ड्रॉ करना। तो मतलब जो भी था, शायद थकावट हो रही है प्लेयर को क्योंकि 8वां राउंड आ गया है। इट्स नॉट ईजी, बाहर से बैठ के बोलना बहुत आसान बात है, आसान नहीं है ये। कभी भी टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट जो है लगातार मुकाबले खेले जाना, ओलंपियाड बहुत लंबा होता है, बहुत एनर्जी लेता है और ये गलती हुई। और यहाँ पर एक और गलती हुई जब उन्होंने H5 किया। बहुत अच्छी चाल खेली थी, एक ही तरीका था कि F4 करो और किंग के लिए जगह रखो, लेकिन उन्होंने मिस किया और आफ्टर H4 सेक्रीफाइस गेम ओवर हो गया। यहाँ पे रिजाइन करना पड़ा भाई। तो दुखदाई थे, टॉप 2 बोर्ड्स पे भारत को हार का सामना पड़ा। तीसरे बोर्ड पर दिव्या देशमुख ने बेहतरीन खेल खेला। ये लगभग बराबरी की पोजीशन थी, लेकिन क्या खेली यहाँ पर दिव्या देशमुख। और उन्होंने बिल्कुल, ये पोजीशन था, यहाँ पर एक्सचेंज हुए, अपोनेंट पहले तो अटैक कर रहा था एंड देन शी फाउंड ब्यूटीफुल मूव्स। लगातार अपने नाइट को ऐसा बिठाला उन्होंने, यहाँ पर धीरे धीरे अपोनेंट के पूरे पीसेस लॉक हो गए। यहाँ पर ना बिशप काम कर रहा था और किंग को चुपचाप बचा के वो घुमा फिरा के किंग साइड ले आई एंड थोड़ा सा टाइम लगा, फिर नाइट को भी सेटल कर दिया। फिर सब फिक्स, मतलब वो बिशप तो काम ही नहीं कर रहा और क्लियर आपके पास पास्ट पॉन निकाली। मतलब मैं क्या बोलूँ, ये गेम आएगा तो मैं वीडियो पब्लिश करूंगा इसका पूरा, आप वो गेम देखना तो आपको बहुत मजा आएगा। दिव्या ने क्या कंट्रोल के साथ ये मैच जीता है। आखिरी में तो मेट ही कर दिया अपोनेंट को, ऐसा भागना यहाँ पे मेट उनको भाग। अब अगर ये पीछे भी जाती तो आप देखिए ये चेक आएगा और फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा एंड देन ये चेक से मेट होगा। तो रिजाइन कर दिया पहले ही से ही अलेक्जेंड्रा ने। और दिव्या की ये बड़ी जीत रही। आपको अगर मैं बता दूं कि दिव्या जो है इस जीत के साथ वर्ल्ड रैंकिंग में, जो वुमेन वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें दिव्या ने जो है वो कमाल दिखा लिया है। दिव्या अभी भी 13वें नंबर पर बरकरार हैं और 12वें पे वैशाली हैं, द्रोणावली हरिका 15वें पे पहुंच गई हैं। दिव्या जो है वो 2495 पे पहुंच गई हैं। तब इस टूर्नामेंट वो 2500 क्रॉस करके जो है वर्ल्ड टॉप 10 में जगह बना सकती हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। और वैशाली और उनके बीच सिर्फ अब 3 अंकों का फासला है रेटिंग में। तो दिव्या कमाल का शतरंज जो है फिलहाल खेलती हुई। इसके बाद वंतिका अग्रवाल, ये गेम बहुत दुख देने वाला है क्योंकि वंतिका के पास यहाँ पे 10 मिनट था। वंतिका बिल्कुल जीत रही थी, मतलब +-5 के ऊपर पोजीशन है और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी टाइम लिया। पहले तो बिशप A5 बहुत ही अच्छी चाल थी, इसके यहाँ तक तो कमाल की चालें उन्होंने खेली हैं। ये पोजीशन आती है और एकदम एक्यूरेट खेलती है। ये पोजीशन आने के बाद लगा अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो वंतिका फिनिश कर देंगी, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। अपोनेंट के पास 3 मिनट था, वंतिका के पास 8 मिनट था और वंतिका ने यहाँ पे A5 खेला। ये खेलने में भी उन्होंने 3 मिनट लिया। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि यही तो पूरा प्लान था जिसके तहत पॉन मारा गया। ओके, अपोनेंट ने रुक D7 किया, यहाँ पे भी उन्होंने रुक D2 किया, रुक आता है D3 और ये वो पोजीशन था जहाँ पर एक बार फिर, मतलब वंतिका ने यहाँ पे देखिए पहली तो इस चाल में उन्होंने 3 मिनट लिया यहाँ पे, फिर इस चाल पे फिर से उन्होंने 3 मिनट लिया, जबकि ये नेचुरल मूव्स ही आ रहे थे। इवन रुक D2 नहीं आ रहा था प्रॉपरली एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, क्योंकि रुक आने पे क्वीन D2 का थ्रेट था, क्वीन D2 रुक D2 और रुक D8 आ रहा था, E8। तो वो मतलब मैं जो बोल रहा हूँ खिलाड़ी थक भी रहे हैं, तो इसमें कोई ये चीज़ बाहर से आपको नज़र नहीं आएगी। रुक D3 और यहाँ पर एक बार फिर से किंग F1 खेल दीजिए, किंग G2 खेल दीजिए। इन्होंने रुक एक्सचेंज करने का ठाना, जो कि मेरे हिसाब से गलत डिसीजन था। उसके बाद अपोनेंट F4 करता है,
क्वीन G6 आई, ये पॉन गया, क्वीन G4 मारा, और ये पोजीशन पे जब मारा और अपोनेंट ने रुक F6 खेला, यहाँ पर अवंतिका एक बार फिर से जो है किंग G2 खेला। इवन किंग G2 की जगह यहाँ किंग G2, और जब कैसे क्वीन एट आया, यहाँ पे ओनली मूव था, ये पॉन एक्चुअली में मर ही नहीं रहा है क्योंकि ये रुक एक्टिवेट है। और यहाँ पर अवंतिका सोचते सोचते इतना डाउन हो गए, टाइम में 1-2 सेकंड बचे थे, उन्होंने क्वीन E4 खेल दिया और ये ब्लंडर हो गई, क्योंकि ये प्लान एक्चुअली ये प्लान था बिशप C2 लगा के मेट लगाने का, बट प्रॉब्लम ये है क्वीन D5 से क्वीन एक्सचेंज हो रहा है और इसकी वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो गया और वो बाद में ड्रॉ लेना पड़ा। ऐसा पोजीशन आया, बिल्कुल विनिंग था ये विन होता तो भारत 2-2 से बराबर पर रहता। खैर, भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर वुमेन सेक्शन की बात करूँ, थके हुए साफ नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि कोच कैसे काम करते हैं, रेफर, क्योंकि 3 राउंड बचे हैं। भारत अभी भी नंबर 1 पर बना हो, अभी भी भारत नंबर 1 है। लेकिन अब आपको मैं अब 2 अंकों की बढ़त नहीं है आपके पास। अगर ये मैच ड्रॉ भी होता तो भारत 1 अंक तो आगे ही रहने वाला था। अब बढ़त नहीं है अंकों की, अब मैच जीतिए और चैंपियन बनिए। भूगोल सबसे अच्छे हैं, सबसे आगे आप खड़े हुए हो। आप अगर हराओगे तो आप चैंपियन बन सकते हो, आपको हराना होगा टीमों को। आप ड्रॉ से काम नहीं चलेगा, ड्रॉ करने पे दूसरी टीमें आगे निकल जाएंगी। तो अब असली लड़ाई शुरू होती है। थकावट भी सभी खिलाड़ियों में, सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों में नहीं है, स्टेमिना का भी टेस्ट है। हरिका थोड़ा चिंता का विषय है, ये भी सोचा जा सकता है कि क्या उनको क्रूशल सही है, लेकिन 1 राउंड के लिए रेस्ट देके तानिया को टीम में लाया जा सकता है, क्योंकि वैशाली बोर्ड नंबर 1 संभाल सकती हैं। 2 पर दिव्या तो शानदार खेल रही हैं, वंतिका 3 पे खेले हैं, और चौथे बोर्ड पर हम देखें यहाँ पर तानिया खेल सकती है। मेरे हिसाब से चेंज करना चाहिए, रिस्की है, लेकिन जिस तरह से हरिका लगातार हार रही हैं, मेरे ख्याल से उनको ब्रेक देना चाहिए। वो सीनियर प्लेयर हैं, 1 राउंड का रेस्ट शायद हरिका आखिरी के 2 राउंड में आपके बहुत काम आ जाएं। मुझे लगता है कि हरिका को रेस्ट देना चाहिए। मेन सेक्शन में तो सेम टीम खेलती रह सकती है, ज़बरदस्त खेल रही है यार। ईरान को 3.5 आधे से मार देना 8वें राउंड में, इट्स इनक्रेडिबल। फिर भी आखिरी 2-3 राउंड में आपको उज्बेकिस्तान से खेलना है, यूएसए से खेलना है, तो आपको टफ टीमों से लगातार खेलना है। तो ऐसे में उज्बेकिस्तान से आज मैच है, आज अब्दुल सत्तारोव और गुकेश का फर्स्ट बोर्ड पर मैच होगा फिर से। वो पिछले ओलंपियाड की का हिसाब किताब बराबर करना है, याद है आपको। तो देखते हैं क्या होता है, और बने रहेगा हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो विश्लेषण है आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद हो रहा होगा। अपना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करते रहें।